नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्ट्रगल इंग्लिश क्लासेस पे। ठीक है, आज जैसे कि थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी हम दो पार्ट में बता चुके कि स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक है, जैसे व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। स्वर के बारे में बता चुके, स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये बता चुके, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें व्यंजन क्या होता है, दीर्घ व्यंजन क्या होता है, प्रोक्त व्यंजन क्या होता है, ये सब बता चुके। ठीक है, तो चलिए आज थर्ड पार्ट है और आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि अयोगवा। आपको पता होगा, अगर आप वीडियो देखते हो तो पता होगा कि अयोगवा दो होता है। ठीक है, आंसर और विसर्ग। ठीक है, देखिए ये क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में किया जाता है उसे अयोगवा कहते हैं। समझिए, अयोगवा किसे कहते हैं। अयोगवा में ना तो स्वर में गिना जाता और ना ही व्यंजन में गिना जाता। ठीक है, जैसे कि दो अयोगवा की संख्या कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, देखिए आंसर और विसर्ग क्या बोलते हैं, अयोगवा। अयोगवा किसे बोलते हैं, आंसर और विसर्ग अयोगवा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको आंसर बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं, अयोगवा 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहले क्या होता है, अनुनासिक है, इसको क्या चंद्र बिंदु अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या अनुस्वर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वर। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। एक क्या होता है, निर्नुनासिक। ठीक है, यानी कि अयोगवा बेसिकली कितना प्रकार होते हैं, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु अनुनासिक कहते हैं। उसके बाद अनुस्वर होता है। ठीक है, उसके बाद विसर्ग होता है, उसके बाद निर्नासिक होता है। ठीक है, इसको आप डिटेल से पढ़ते हैं कि अनुनासिक क्या होता है, कि अनुस्वर क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, निर्नासिक क्या होता है। ठीक है, एक बार चलिए फिर से समझ लीजिए। देखिए अयोगवा क्या है, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अयोगवा। आंसर और विसर्ग अयोगवा कहते हैं। ठीक है, और ये अयोगवा कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है, अनुनासिक होता है, अनुस्वर होता है, विसर्ग होता है, निर्नासिक। ठीक है, आई होप मे भी शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए अब क्या है, आप थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, अयोगवा क्या होता है, 2 प्रकार होता है, ये तो जानते होंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अनुनासिक। देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों जगह से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। देखिए अनुनासिक किसे कहते हैं, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों जगह से निकलती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। देखिए एग्जाम्पल, जैसे क्या, पांव। यदि आप अगर पांव, सॉरी क्या है, गांव। ठीक है, यदि आप गांव बोलते हैं ना तो देखिए हवा नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। ठीक है, इस पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पांव हो गया, दांत हो गया, आंगन। यानी कि ये जितना भी शब्द है ना, इस शब्द को उच्चारण करते समय हवा जो है ना नाक और मुंह दोनों जगह से निकलती है। यानी कि जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों जगह से निकलती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, देखिए दूसरा क्या, अनुस्वर। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, हवा कहां से निकलती है, केवल नाक से निकलती है। ठीक है, उसे अनुस्वर कहते हैं। देखिए अनुस्वर किसे कहते हैं, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वर। जैसे एग्जांपल देखिए क्या गया, लंगूर हो गया, सॉरी अंगूर हो गया, लंगूर हो गया, अंगद हो गया, कंचन हो गया, बंदर। यानी कि जितना भी अनुस्वर वाले शब्द है ना, इस शब्द के उच्चारण में इसलिए क्या, हवा क्या किस निकलती है, नक निकलती है। ठीक है, देखिए अब क्या, विसर्ग क्या है, जिस ध्वनि के उच्चारण में ह लुप्त रहता है उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग में क्या होता है, अगर विसर्ग वाला कोई शब्द, ठीक है, उसको अगर आप उच्चारण करते हैं ना, उसमें ह की ध्वनि छिपी रहती है। जैसे क्या गया, अतः। हम जब क्या बोलते हैं अतः, तो देखिए ह निकल रहा, अतः ह निकल रहा। ठीक है, पराया ह निकल रहा है। ठीक है, स्वतः ह निकल रहा है, मना कामना ह निकल रहा है। यानी कि इस धरती पे, ठीक है, जितना भी क्या विसर्ग बड़े शब्द है, ठीक है, उसको जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो इसलिए कि उसके क्या होगा, अंत में क्या निकलेगा, ह। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या कि अनुनासिक आई मीन क्या, अयोगवा 4 प्रकार होता है। अयोगवा क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ट्रांसजेंडर। ठीक है, ना वो क्या होता है, मेल है, ना ही क्या फीमेल है। ठीक है, ना वो स्वर है ना ही व्यंजन, यानी कि ट्रांसजेंडर है। ठीक है, अयोगवा। तो समझ लीजिएगा फिर से कि अनुनासिक, जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों जगह से निकलती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, जैसे क्या गांव हो गया, इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु। ठीक है, ठीक है, जैसे गांव हो गया, पांव हो गया। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप चेक कर सकते हैं हाथों आगे करके। ठीक है, अनुस्वर, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल कहां से निकलती है, नाक, केवल और सिर्फ नाक से निकलती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुस्वर। जैसे क्या, अंगूर हो गया, लंगूर हो गया, अंगद हो गया, कंचन हो गया, बंदर। ठीक है, विसर्ग, यानी जिस ध्वनि के उच्चारण में ह लुप्त रहता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे कि अतः, पराया, स्वतः, मनकमा। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है कि अतः क्या है, विसर्ग है कि अनुस्वर है कि अनुनासिक, तो क्या मारेगा, विसर्ग। ठीक है, अगर सोचिए कि अंगूर दे दिया कि अंगूर को क्या है, तो क्या अनुस्वर है। ठीक है, आगन क्या है, तो अनुनासिक है। ठीक है, स्वतः क्या है, यानी कि जिस शब्द के उच्चारण में हवा की ध्वनि छिपी रहती है वो आप समझ जाएंगे क्या है, कि विसर्ग है। ठीक है, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में क्या हवा की कहां से निकलती है, सिर्फ नाक से, उसे क्या हो गया, अनुनासिक। और जिस वर्ण के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों जगह से निकलते उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये अब क्या, संयुक्त व्यंजन हम बताए हैं कि संयुक्त व्यंजन कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है,
देखिए अक्षोत्तरोगियों और स्वरों को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अक्षोत्तरोगियों और स्वरों क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। देखिए देखिए अगर अक्षों को हम क्या करें, अगर वर्ण विच्छेद करते हैं, अक्षों को अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? कोहलंत प्लस मूर्धन स्व, यानी कि कोहलंत प्लस मूर्धन स्व को जब ऐड करते हैं तो क्या निकलता, क्या बनता है? अक्षो। ठीक है, देखिए तरो, तो हलंत प्लस रो, अगर तो हलंत प्लस रो को अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तरो। या तरो को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे ना तो क्या बनेगा? तो हलंत प्लस रो, यानी कि तरो हो गया। ठीक है, देखिए गियो, यानी कि जो हलंत प्लस नो तो क्या बनेगा? गियो। ठीक है, अगर गियो को हम क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो क्या निकलेगा? जो हलंत प्लस नो प्लस गियो। देखिए उसके बाद क्या? सरो, इसको क्या बोलते हैं? सरो बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगर सरो को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या निकलेगा? स्वहलंत तालम स्वहलंत प्लस रो, यानी कि सरो, यानी कि आई होप समझ गए हम क्या। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि अक्षो तरो गियो और सरो क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगर इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? देखिए कोहलंत प्लस क्या बोलते हैं? मूर्धन स्व अक्षो हो गया, तो हलंत प्लस तरो हो गया, जो हलंत प्लस नो गियो हो गया, स्वहलंत तालम स्वहलंत प्लस सरो हो गया। ठीक है, देखिए आप लोग बचपन में इसे 12 खड़े पढ़े होंगे। ठीक है, इसे 12 खड़े इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये 12 वर्ण है। ठीक है, ये इसको मात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन आता है क्या 12 क्वेश्चन कितने होते हैं? 12 होते हैं। देखिए इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। देखिए इसी का ना दूसरा रूप क्या होता है? आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, यही होता है इसका दूसरा रूप। ठीक है, देखिए जैसे को आ गया, को आकार, को हर्षिकार, को दीर्घिकार, को हर्षुकार, को दुर्गु, को एकर, को आयकर, को औकर, को अंसर, को विसर हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसी का दूसरा रूप ये है। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है, हम ये शब्द आप आई होप जानते होंगे, जैसे क्या हर्ष क्या हो गया? स्वर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? स्वर हो गया। ये सब स्वर हो गया। क्या ये स्वर हो गया? नहीं, ये क्या हो गया? अब जस्ट बता दे क्या आया? अयुग्मा। यार ये भी क्या? अयुग्मा। अयुग्मा कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ये क्या हो गया? अनुस्वर हो गया। ये क्या हो गया? विसर्ग हुआ। अनुस्वर क्या होता है? विसर्ग क्या होता? पता है कि विसर्ग उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में क्या हवा की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे पराया हो गया, आता हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया आकार, हर्षिकार हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, एक बार फिर समझ ले कि संयुक्त व्यंजन क्या है, यानी कि अक्षों तरो गियो और स्वरों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। ये क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? इस धरती पर जितना भी भाषा है ना, सभी को लिखने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपिंग। देखिए जैसे कि संसार की अधिकतम लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि धरती पे जो इस ब्रह्मांड नीचे जो जितना भी भाषा है ना, सब कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन एक हमारे जो मुस्लिम भाई बंधु है, ठीक है, वो उल्टा लिखता है। ठीक है, देखिए उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग का कोई अगर मुस्लिम फ्रेंड होगा ना तो उसका राइटिंग देखिए ठीक है, वो उर्दू लिखता, और जब उर्दू लिखेगा तो लिखेगा अपोजिट साइड लिखता है। ठीक है, हिंदी कंपेयर। ठीक है, लेकिन कुछ भाषा ऐसी भी है जो ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि चीनी जापानी ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि जो चाइनीज भाषा है ना, जो जापानी भाषा है ना, वो ऊपर से नीचे लिखी जाती है। जैसे कि आप हिंदी लिखते हैं तो देखिए क्या लिख रहे हैं? बाएं से दाएं लिख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश लिखते हैं तो फिर भी लिखेंगे इसे। ठीक है, अगर संस्कृत में लिखेंगे तो फिर भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन उर्दू ऐसे लिखता है। ठीक है, उर्दू तो मुझे आती नहीं है उतना। ठीक है, लिखने समझ गए? आई होप समझ गए। देखिए लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछता या कोई शिक्षक पूछता कि या भाई पूछता कि लिपि क्या कहते हैं, क्या पता है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछता क्या हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, कैसे लिखी जाती है? लिखी जाती है बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन उर्दू जो है ना उल्टा है, यानी जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु है, ठीक है, वो क्या लिखता है? दाएं से बाएं लिखता है। ठीक है, उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। उसके बाद इस संसार में 2 ही ऐसा भाषा है जो क्या ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि चीनी और जापानी जो भाषा है ना, वो किस लिखी जाती है? ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ठीक है, आई होप ऑल क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यानी कि आप 12th में भी इससे बहुत क्वेश्चन संभावना रहता है, या कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी संभावना रहता है इससे क्वेश्चन आने का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी और संस्कृत का लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आता है क्या हिंदी और संस्कृत का लिपि क्या देवनागरिक है कि गुरुमुखी है कि फारसी है कि अरबी है? तो क्या मारेगा? ठीक है, देवनागरिक। ठीक है, देखिए पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि गुरुमुखी का लिपि क्या है? देवनागरिक है, गुरुमुखी है कि फारसी है? तो वैसे क्या मारेगा? गुरुमुखी। ठीक है, उसके बाद उर्दू और फारसी का लिपि क्या है? फारसी। अरबी का क्या है? अरबी होगा लिपि। ठीक है, बंगला का बंगला ही हो जाएगा। अंग्रेजी और जर्मन क्या होगा? रोमन। रोमन अक्षर तो हम जानते ही होंगे। ठीक है, तो समझिए फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे कम से कम आप याद कर लीजिए। ठीक है, हिंदी और संस्कृत का लिपि क्या है? देवनागरिक।
पंजाब का क्या गुरुमुखी, उर्दू और फारसी क्या फारसी, अरबी का क्या अरबी, बंगला क्या बंगला, ठीक है, अंग्रेजी और जर्मन क्या ब्रोमन, ठीक है, ई भी देश है, ठीक है, और ये भी सऊदी अरब का देश है, ठीक है, उर्दू फारसी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पूछता है कि बताओ कि अरबी का